आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राकेश कुमार, आपका अध्यापक। प्यारे बच्चों, आज जो कक्षा हम आपके सामने लेके आए हैं उस कक्षा का नाम है लोक प्रशासन। बहुत से बच्चों को जो लोक प्रशासन है वो विषय पढ़ने को नहीं मिला होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह जो विषय है यह हरियाणा बोर्ड, जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, उसके अंदर 11वीं और 12वीं कक्षा में यह एक पाठ्यक्रम के तौर पर लागू किया गया है। बहुत ही बेहतरीन विषय है और इस विषय के अंदर इतनी जानकारियां हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, इस प्रकार के जो कंसेप्ट हैं वो इस विषय में आते हैं। हरियाणा बोर्ड ने यह 11वीं और 12वीं कक्षा में लागू कर रखा है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर पब्लिक एड की जो कक्षा है वो भी बना दी जाए। तो आज हम पहली जो कक्षा है पब्लिक एड की वो आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे और खास तौर पर 12वीं के जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान से समझेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक एड का जो पहला चैप्टर है वो इस प्रकार का चैप्टर है कि वो जो थ्योरी इसके अंदर आएगी वो सभी सब्जेक्ट्स पे लागू होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, कक्षा 12 है और अध्याय 1 है, पहला अध्याय है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सभी जो सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं, आप उन सब्जेक्ट्स के जो जनक हैं, जो फादर हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर जो लोक प्रशासन है उसके जो जनक हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अमेरिका के वुड्रो विल्सन, अमेरिका के जो वुड्रो विल्सन हैं वो लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका के वुड्रो विल्सन इसके जनक माने जाते हैं। 1887 में वुड्रो विल्सन ने एक किताब लिखी थी, प्रशासन का अध्ययन। वुड्रो विल्सन ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था प्रशासन का अध्ययन। ठीक है, इस किताब में प्रशासन संबंधी सभी बातों के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो लोक प्रशासन, तो सबसे पहले हम लोक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। एक शब्द बनता है लोक जमा प्रशासन, जिसे हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोक शब्द का जो अर्थ है वो जान लेते हैं। लोक का मतलब होता है पब्लिक। पब्लिक आप आमतौर पर ये कह सकते हो कि जनता, अर्थात हम। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है वो इंग्लिश का एक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। इंग्लिश जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से, वे 2 शब्द कौन से हैं? एड प्लस मिनिस्ट्री। एड प्लस मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सेवा करवाना। तो आप यह विशेष तौर पर ध्यान करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है लेकिन लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सेवा करवाना। और पब्लिक यानी कि जनता यानी कि लोक, कहने का मतलब क्या होता है? पब्लिक एड का मोटे मोटे तौर पर, लोक प्रशासन का मोटे मोटे तौर पर जो डेफिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? लोक प्रशासन का अर्थ होता है व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा
व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जन कल्याण के लिए तय किए गए कार्यों को करवाना। ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, एक सोसाइटी हो सकती है, या एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, डिपार्टमेंट विभाग भी हो सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं, सभी चीजों के लिए अलग अलग बना दिए जाते हैं। और वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई भी हो सकता है, वो सरकार भी हो सकती है, वो सरकार के द्वारा बनाए गए कोई विभाग भी हो सकते हैं। लोक प्रशासन का मतलब यहां पर सरकार से भी होगा। सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो उन सब के द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसके लिए करवाया जाए? वो जन कल्याण के लिए करवाया जाए। और तय किए गए जो कार्य हैं उनको जन कल्याण के लिए सुचारू रूप से करवाया जाए, वो लोक प्रशासन होता है। अब यहां पर बात करना चाहेंगे कि भाई लोक प्रशासन होता कितने प्रकार का है। इसको साफ कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको लोक प्रशासन का जो मतलब वो समझ में आ गया होगा। वुड्रो विल्सन का नाम आप जरूर याद करेंगे। वुड्रो विल्सन अमेरिका के थे जिन्होंने लोक प्रशासन का जो जनक है वो बोला गया है, और प्रशासन का जो अध्ययन है वो किताब इन्होंने 1887 में लिखी थी। ये प्रश्न कि वुड्रो विल्सन कौन थे, वुड्रो विल्सन ने कौन सी किताब लिखी थी, वो कहां के थे, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन के प्रकार कितने हैं। लोक प्रशासन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो माफ कीजिए, मैं यहां पर सिर्फ कहूंगा प्रशासन के कितने प्रकार हैं, क्योंकि प्रशासन के प्रकारों में एक प्रकार आता है लोक प्रशासन। ठीक है, प्रशासन के जो प्रकार हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो दो आधार पर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। एक आधार है लोक प्रशासन और एक आधार बन जाता है निजी प्रशासन। जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपने सुने भी होंगे। एक लोक प्रशासन होता है। लोक प्रशासन के अंदर क्या आता है, सरकारी जो तंत्र होते हैं, यू कैन से सरकार जो होती है वो लोक प्रशासन के अंदर मानी जाती है। और सरकार द्वारा बनाए गए जब सभी सरकारी जो विभाग होते हैं वो लोक प्रशासन के अंदर ऐड होते हैं। प्रशासन का जो पहला पैटर्न है, सरकारी तंत्रों की बात करें तो हम इसको तीन आधारों पर बांट सकते हैं। पहला आधार केंद्रीय आधार है, दूसरा आधार प्रांतीय आधार है जिसको आप राज्य का आधार बोल सकते हो, और तीसरा आधार प्यारे बच्चों स्थानीय आधार है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी सरकार है उस सरकार को हमने तीन आधारों पर बांटा रखा। हमारा जो शासन प्रक्रिया वो तीन प्रकार का होता है। केंद्र सरकार होती है हमारी, राज्य सरकार होती है हमारी, और स्थानीय सरकार होती है हमारी। केंद्र सरकार के अंदर हमारा जो केंद्र संसद है, प्रधानमंत्री है, वो सिस्टम उसके अंदर ऐड होता है। राज्य सरकार के अंदर हमारे स्टेट्स आ जाते हैं, वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। और स्थानीय सरकार के अंदर स्थानीय शासन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हमारे जो पंचायत हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, वो शामिल हो जाती हैं। तो हम स्थानीय आधार भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी विभाग बनाए जाते हैं वो सभी भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। तो इस प्रकार के जो प्रशासन के स्तर हैं वो लोक प्रशासन यानी कि सरकारी तंत्र कहलाते हैं। शासन का जो स्तर है, प्रशासन को भी आप दो भागों में तोड़ सकते हो। पर का मतलब होता है दूसरा, और शासन का मतलब होता है शासन करना, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति या व्यक्ति का समूह। सरकार कौन है, हम ही तो हैं, हम वोट डालते हैं देन सरकार बनती है। तो वो सब चीजें हमारे लिए ही तैयार की गई है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं निजी प्रशासन की। निजी प्रशासन इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर सरकारी तंत्र था, यहां पर गैर सरकारी तंत्र होगा। गैर सरकारी जो तंत्र है, जो
सरकारी तंत्र नहीं होता है, यू कैन से जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इसके अंदर होता है। इसके अंदर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने आधार पर जो फैसले लेता है वो निजी प्रशासन होता है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, आप इसके लिए मारुति का एग्जांपल ले सकते हो। मारुति ग्रुप ऑफ कंपनी जो हमारे देश में फैली हुई है, भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी, भारत की जो गाड़ियों के सेक्टर के अंदर बनी हुई है, ठीक है ना। तो मारुति उसके अंदर आप ले सकते हो, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी आप इसमें ले सकते हो, बाटा इसमें आप ले सकते हो, लिबर्टी शूज, जो लिबर्टी के शूज हैं वो आप इसमें ले सकते हो। लिबर्टी के शूज का जो शोरूम है वो आपके करनाल के अंदर है, हरियाणा के अंदर, तो लिबर्टी शू का भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो। तो जितने भी आप नाम देखते हो वो सारे गैर सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं, वो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि भाई निजी प्रशासन वह प्रशासन होता है जो प्राइवेट लेवल पर, निजी लेवल पर, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। सरकारी हस्तक्षेप जरूर होता है लेकिन जो नियम होते हैं वो निजी प्रशासन में स्वयं बनाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि सरकार का रोल इसके अंदर होता है, क्योंकि जो निजी प्रशासन है वो जो चीजें बनाता है वो आमतौर पर जनता के लिए तैयार की जाती है, सारी चीजें जनता के लिए बनती है, तो उन चीजों को वो नकार नहीं सकता है। जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं सरकार की सभी चीजों को लेकर, उनको वो नकार नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि निजी प्रशासन जो है लोक प्रशासन के अधीन ही एक तरह से काम करता है, लेकिन इसके अंदर जो नियम विनियम होते हैं उनको तय करने का जो अधिकार है वो निजी प्रशासन के व्यक्तियों को होता है। उदाहरण के तौर पर लिबर्टी शू इसके अंदर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको साफ करता हूं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, पेपर में जरूर आता है। इस पहले अध्याय के अंदर जो पेपर में बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन इसी पोर्शन में बनने हैं, ध्यान से करेंगे। अभी आपने वुड्रो विल्सन की बात सुनी थी, वुड्रो विल्सन को जनक बोला जाता है। एक नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा, लूथर गुलिक का नाम सुना भी होगा बहुत से बच्चों ने, लूथर गुलिक। इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में बहुत बार आया है। 1892 में पैदा हुए थे और 1993 में इनका देहांत हुआ था, यानी कि लगभग ये सेंचुरी मार गए थे अपनी जिंदगी की। 101 साल की उम्र में ये इस दुनिया से गए थे। 1892 में इनका जन्म हुआ था और 1993 में इनकी मौत हुई थी। लूथर गुलिक, इनका जन्म प्यारे बच्चों जापान में हुआ था और अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी। इस आधार पर कह सकते हो कि इन भाई साहब को दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई थी, ठीक है ना। ये जन्म से जैपनीज थे और बाद में फिर इनको अमेरिका की मानद जो नागरिकता वो दी गई थी, तो ये अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बहुत बार पूछा जाता है जन्म कब हुआ था, लूथर गुलिक कहाँ के थे और लूथर गुलिक ने क्या पेश किया गया था। लूथर गुलिक ने सबसे बेहतरीन जो चीज थी वो पेश की थी, जो कि आप अपने घर के अंदर भी लागू कर सकते हैं प्यारे बच्चों। लूथर गुलिक ने एक वर्ड दिया था और उस वर्ड का नाम था पोस्ट कॉर्ड। ये एक ऐसा वर्ड है जो छोटे प्रश्नों में भी घूमता है, इसमें से छोटे प्रश्न भी बनते हैं, इसमें से बड़े प्रश्न भी बनते हैं। और पोस्ट कॉर्ड एक ऐसी थ्योरी है जो किसी भी डिपार्टमेंट में, इवन आपके घर में भी यूज होती है। आप अपने दैनिक जीवन में भी पोस्ट कॉर्ड को यूज कर सकते हैं। तो पोस्ट कॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो इसको हम किस प्रकार से बात करें मेरे बच्चों में, इसको इस तरीके से लिखना चाहूंगा। एक बार मैं इसको साफ करता हूं। इसको विशेष तौर पर देखें, CO मैंने एक साथ लिखा हुआ है। पोस्ट कोड का मतलब होता क्या है, ये क्वेश्चन
बड़े लेवल पर भी आता है, हालांकि 12वीं कक्षा में पहले अध्याय में से 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, 2 नंबर या 4 नंबर के सेगमेंट में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 2 नंबर के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, और कई बार 4 नंबर के लिए भी पहले अध्याय में से क्वेश्चंस बनते हैं। 8 नंबर का प्रश्न इस अध्याय में से नहीं आएगा। इस अध्याय में से 8 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो विशेष तौर पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, P4 क्या होता है? प्लानिंग होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? नियोजन बोलते हैं। विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, किसी भी चीज को करने के लिए आप प्लानिंग करते हो। यहां तक कि सुबह उठना कितने बजे है, खाना कितने बजे है, पढ़ना कितने बजे है, खेलना कितने बजे है। हर व्यक्ति का जो जीवन होता है वो किस चीज से चलता है? नियोजन से चलता है। नियोजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना। आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इवन कोई भी चीज करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए आप सबसे पहले एक योजना तैयार कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है। चाहे आपको कुछ भी करना है, चाहे वो आपको सरकारी क्षेत्र में करना है, चाहे वो आपको निजी क्षेत्र में करना है, चाहे वो आपको घर में करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करनी पड़ती है, नियोजन करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड अल्फाबेट है ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? संगठन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संगठन बोला जाता है। किसी भी काम को जब आप करना चाहते हैं तो आप अकेले तो कर ही नहीं सकते। कोई भी फर्म, कोई भी उद्योग, कोई भी विभाग, किसी भी प्रकार की चीज अगर आप करना चाहते हो तो अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति प्लानिंग जरूर कर सकता है, लेकिन उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए उसको एक संगठन की जरूरत होती है, एक समूह बनाने की जरूरत होती है। और नॉर्मल सी बात है, समूह किसका होता है? समूह व्यक्तियों का होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब क्या होता है? संगठन बनाने का मतलब ये होता है जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसके लिए एक संगठन बनाना। उसके लिए आपको इस संगठन की जरूरत होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा अल्फाबेट आता है एस। एस का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारी। ठीक है, स्टाफिंग दैट मीन्स कर्मचारी, कर्मचारियों का चयन, क्योंकि स्टाफ नहीं है, स्टाफिंग है, तो मैं इसको यहां पर पूरा लिखना चाहूंगा। कर्मचारियों का चयन। आपने प्लानिंग बना ली है, आपने एक संगठन बना लिया है, किसी काम को आप करना चाहते हैं, उस काम के लिए आपको यह पता चल गया कि कितने व्यक्तियों की मुझे आवश्यकता है। मेन डोर से लेकर मेन चेयर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको यह पता चल गया कि मुझे इतने व्यक्तियों की जरूरत है। तो आपने संगठन पेपर पर बना तो लिया है कि मुझे एक काम करने के लिए 20, 30, 40 आदमियों की जरूरत है। तो वो 20, 30, 40 आदमी कौन होंगे? कर्मचारी होंगे। तो कार्य को करने वाले व्यक्तियों का चयन, जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का चयन आपको करना पड़ता है, जिसको कर्मचारी बोलते हैं। चाहे वो आपको गेटकीपर चाहिए, चाहे आपको पियोन चाहिए, चाहे आपको ड्राइवर चाहिए, किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था, उदाहरण के तौर पर आप स्कूल ले सकते हो। स्कूल का स्कूल आप बनाना चाहते हो तो आप प्लानिंग करोगे, फिर एक संगठन, एक सोसाइटी बनाओगे, फिर उसके अंदर कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपका स्कूल बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर टीचर्स आते हैं, गेट से लेकर चेयर तक सभी चीजों का जो पैटर्न होता है वो आप तैयार करते हो, और फिर उनका चयन करते हो उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी कुशलता के हिसाब से, उनकी कार्यक्षमता के हिसाब से। फिर उसके बाद एक अल्फाबेट आता है डी। डी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? निर्देशन या निर्देश देना।
डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन या निर्देश देना। इसका मतलब क्या होता है कि आपने नियोजन बना लिया है, प्लानिंग बना ली है, संगठन को भी खड़ा कर दिया है, उसके बाद फिर आपने कर्मचारियों को भी लगा लिया है, फिर उन कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से निर्देश देना। कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए सही निर्देश व मार्गदर्शन, इसको आप इस प्रकार से ध्यान करोगे। फिर उसके बाद एक शब्द आता है मेरे बच्चों, CO। CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समन्वय। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं? समन्वय। तो इसको आप किस प्रकार से लोगे? समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? जो आपने फर्म तैयार कर ली है, संगठन बना लिया है, कर्मचारी ले आए हैं, उनसे काम करवा रहे हो, सभी कर्मचारियों के मध्य, सभी कर्मचारियों के मध्य यानी कि पूरे संगठन के मध्य, संगठन के अंदर सहयोग की भावना होता है बेटा। पूरे संगठन के अंदर सहयोग की भावना होती है। आप एक संगठन तैयार करते हो, उस संगठन को जब आप देखते हो कि भी क्या किस चीज के लिए बनाना होता है, तौर पर ये मार्कर बनाने की कंपनी आपने खोली है उदाहरण के तौर पर, तो इस मार्कर को बनाने वाला कौन है? इस मार्कर को बनाने की राय देने वाला कौन है? जिसके अंदर एडवाइजर भी आते हैं। एडवाइजर कर्मचारियों का एक चैप्टर हो जाएगा और वो डायरेक्टिंग देने वालों में भी हो जाएगा। फिर इस मार्कर का नाम क्या रखा जाए, इस मार्कर के अंदर जो रिफिल की जाती है इंक, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, देन फिर उसके बाद एड का स्टैंडर्ड क्या होगा, डोर टू डोर होगा, पत्राचार टीवी के माध्यम से होगा या समाचार पत्र के माध्यम से होगा, तो सभी प्रकार की जो एड है वो इसके लिए एप्लीकेबल होंगी। देन फिर ये बिकेगा। ठीक है, तो हर सेगमेंट इसको बनाने वाले से लेकर बेचने वाले तक का जो सेगमेंट है वो एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सहयोग या भाईचारे की भावना से आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक अल्फाबेट आता है आर। आर का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करना। इसका इंग्लिश भी वही है और हिंदी भी वही है। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करने का मेरा मतलब यह होता है मेरे बच्चों, संगठन के अंदर उच्च पद से लेकर निम्न पद तक बनाए जाते हैं और सभी संगठनों के अंदर अलग अलग सेगमेंट होते हैं, उनके हेड जो मेंबर्स होते हैं वो बना दिए जाते हैं, उनके नीचे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो भी होते हैं। तो वो रिपोर्ट पेश करेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक की जो रिपोर्ट होती है, यानी कि जो सबसे लोवेस्ट होता है वो रिपोर्ट तैयार करके अपर को देता है और फिर वो अपर को देता है और फिर वो अपर को देता है। यानी कि सुचारू रूप से किए गए कार्य को लेकर, जो भी कार्य हैं किए गए कार्यों को लेकर रिपोर्ट तैयार करना। तो विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे किए गए कार्यों को लेकर रिपोर्ट जो तैयार है वो करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज सबसे लास्ट में आई हुई है बी। बी का मतलब क्या होता है? पहले बच्चों बी का मतलब होता है बजट। बजट का मतलब क्या होता है? बजट तैयार करना। बजटिंग का मतलब होता है बजट तैयार करना। बजट तैयार करने का मतलब क्या होता है? भैया ये नियोजन जो होता है वो आप पेपर पे करते हो, दिमाग में भी कर सकते हो, लेकिन इस नियोजन को, इस प्लानिंग को धरातल पर उतारने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बजट की जरूरत पड़ती है। संगठन बनाते हो, संगठन कागज पर नहीं बनता है, हकीकत में बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बजट की जरूरत पड़ती है। कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जब आपका भवन बनकर तैयार हो गया है, नियोजन बन गया है, सब कुछ हो गया, कर्मचारी लग गए हैं, कार्य होने लग गया है, कच्चा माल आने लग गया है, तैयार माल होकर जाने लग गया है, तो भैया भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, पैसे के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो बजट तैयार करना पड़ता है। पैसे को प्राप्त करने के आपके दो सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्सेज तो आप खुद होते हैं कि आपके पास पेमेंट है, आप
आपके पास कैपिटल है, आपके पास पैसा है। सेकंड जो सोर्स होता है हमारा वो सरकार होती है, वहां से हम ऋण की सुविधाओं के साथ भी इस प्रकार इसको लेकर चल सकते हैं। तो बजट तैयार करने का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? बजट तैयार करने का मतलब वित्तीय योजना बनाना, ठीक है ना। पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित वित्तीय योजना जो है वो बनाना। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो पोस्ट कॉर्ब है, ये शब्द बहुत बार पेपर में आ चुका है। पोस्ट कॉर्ब शब्द किसने पेश किया? लुथर गुलिक ने पेश किया। कब से कब तक हो रहे? 1892 से 1993 तक हो रहे। 101 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। जापान में जन्म हुआ था, अमेरिका में मृत्यु हुई थी। और बहुत बार क्या आता है, पोस्ट कॉर्ब में पी का मतलब क्या है, पोस्ट कॉर्ब में CO का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है। प्रत्येक अल्फाबेट का मतलब पूछा जा सकता है और प्रत्येक अल्फाबेट का अलग अलग अगर मतलब पूछा जाएगा तो मेरे बच्चों उसके लिए आप क्या करोगे? 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर के लिए आना होगा तो आपके सामने आएगा कि पोस्ट कॉर्ब का मतलब समझाइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ठीक है। इस चैप्टर को आप विशेष तौर से तैयार करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। यही एक सेगमेंट है जिससे संबंधित क्वेश्चन जो है पेपर में वो पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं इसको साफ करना चाहूंगा। एक लास्ट जो पैटर्न है वो इसका आ जाएगा, उसके बारे में बात करें। मैं इसको साफ कर देता हूं। तो पहले बच्चों ये थी आज की पहले अध्याय की क्लास, ये पार्ट 1 था। इस अध्याय का जो सेकंड और अंतिम पार्ट है वो इसके बाद आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो चैप्टर है जितना करवाया गया वो समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी जो दूसरी वीडियो है, इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो पब्लिक एड है उसके कंप्लीट चैप्टर में डालने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सोमवार से यानी कि 11 तारीख से हम, आने वाली जो 11 तारीख है 11 मई, हम उस 11 मई से हरियाणा की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपिटिटिव जो सीरीज है हरियाणा की, हम वो भी आरंभ करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए हम अधिक से अधिक दें, ठीक है। और इसके अलावा मेरे बच्चों, अगर कोई क्लास आपको चाहिए किसी भी विषय पर, कोशिश करेंगे कि हम सभी विषयों की क्लासेज आपको उपलब्ध करवाएं। अगर आपको किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर कोई क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।